So in today's class, we are going to talk about Mill's inductive method, empirical approach to knowledge. Empirical क्या होता है, empiricism क्या होता है? ये एक ऐसा अप्रोच है जिसके साथ जिसमें हम बिलीव करते हैं कि सही नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है। हमारी सेंसेस जो हवासे हमसा खुदा ने हमें दिए हैं, इसी से सही इल्म आता है। And the knowledge gained by your sensory experience is superior to the knowledge gained by your reason or mind। ठीक है। एम्पेरिसिस्ट मतलब मिल आपको बताता है कि वो इल्म जो आप हासिल करते हैं सेंसेस से, तो वो ज्यादा इफेक्टिव, अच्छा है, बेहतर है, सुपीरियर है उस इल्म से जो आप जहन से हासिल करते हैं। और एक लोग हैं उसको हम रैशनलिस्ट बोलते हैं, और रैशनलिस्ट कहते हैं कि नहीं जनाब, इल्म, सही इल्म जो है, सर्टन इल्म जिसमें आप फिर कमी बेशी नहीं निकाल सकते, वो जहन से आता है, रैशनलिटी से आता है, रीजन से आता है, हमारी सोच से आता है। और फिर वो मिसाल आपको देता है कि 2 + 2 = 4। अब ये इल्म जो है आपको मिल जाता है जहन से। ठीक है। तो अब आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते, ये सर्टन है कि 2 + 2 = 4। एनी हाउ, ये दोनों की लड़ाई झगड़े जो है, रैशनलिस्ट की और एम्पेरिसिस्ट की, हम पढ़ते रहेंगे अपने क्लासेस में। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो इस बात पर है कि जॉन स्टुअर्ट मिल हमें क्या तरीका बताता है जिसके जरिए हम इल्म भी हासिल कर सकते हैं, और जिसको यूटिलाइज करके फायदा हम हासिल कर सकते हैं मेडिकल साइंसेज में, साइंस में। ठीक है। और इल्म जो इंडक्टिव मेथड ये बताता है वो क्या है। ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल फिलोसोफर भी है, लॉजिशियन भी है। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है। और इसने जो है लिबर्टी पर भी बात की, यूटिलिटेरियनिज्म पर भी बात की। जो आज हम पढ़ेंगे वो है इंडक्टिव मेथड। ठीक है। जो लॉजिक का हिस्सा है। और ये हमें इसमें बताते हैं कि इल्म हासिल कहाँ से होता है, कैसे होता है, हम सही इल्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। इससे पहले हमने बेकन पढ़ा, लेकिन बेकन से ज्यादा क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ इंडक्टिव मेथड हमें मिल पढ़ाएगा, सिखाएगा। ठीक है। तो इसने हमें बताया कि काजल एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है। काज एंड इफेक्ट क्या होता है, किस तरह आप मालूम करेंगे कि जब एक दो चीजें हो गई तो इसमें काज क्या है और इफेक्ट क्या है। काज और इफेक्ट को मालूम करने का तरीका भी ये बताता है, और इसके लिए ये अपने 5 कैनन्स ऑफ इंडक्शन आपको बताता है। 5 उसूल है उसके, और उसूल क्या है जिसके जरिए आप सही इल्म हासिल करेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जिसमें आप जो है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं, स्पेसिफिक मिसालें हैं, या ये चीजें हैं, आप देखते हैं और एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक दिन देखा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, दूसरे दिन देखा सन राइजेज इन द ईस्ट, तीसरे दिन देखा सन राइजेज इन द ईस्ट, चौथे दिन देखा सन राइजेज इन द ईस्ट। छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, सारे देखे तो आप इस नतीजे पर पहुंचे कि द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। और अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बन गया, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा, आपने अपनी सेंसेस से देखा। आपने देखा कि एक कौवा है, क्रो वन इज ब्लैक, क्रो टू इज ब्लैक, क्रो थ्री इज ब्लैक, क्रो फोर इज ब्लैक, क्रो फाइव इज ब्लैक, और इसी तरह आप हजार मिसालें, इंस्टेंसेस देख लेते हैं। तो आप कंक्लूड करते हैं ऑल क्रोज आर ब्लैक। तो आपने जब ये स्टेटमेंट दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने इंडक्टिव रीजनिंग की, और आपने अपना अकल के बजाय आपने अपने सेंसेस इस्तेमाल किए। ठीक है। और इसकी एक मिसाल यहाँ पर लिखी भी है कि ऑब्जर्विंग मल्टीपल एप्पल्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज लिड न्यूटन टू इन्फर द जनरल लॉ ऑफ ग्रेविटी।
और केड़ा घंटा डेढ़ से की सर्दी के टाइम से तो देख लगता है। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि मिल्स कैनन्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, उसके उसूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसके बुनियाद पर हमें ये बताता है कि काज क्या है, ठीक है, और इफेक्ट क्या है। हमें किस तरह पता चलेगा कि एक काम हुआ, तो इस काम के करने के पीछे काज क्या था। तो उसमें एक मेथड है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। इस मेथड ऑफ एग्रीमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि काज क्या है एक काम का, के करने का, ठीक है। सपोज if two or more instances of a phenomena share a common instances circumstance, that circumstance is likely the cause of a phenomenon, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक शादी है, ये मिसाल यहां पर लिखी है, मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। एक ग्रुप है लोगों की, 4 या 5 बंदे हैं और खाना खा रहे हैं, ठीक है। एक ने भी सैलेड खाया, दूसरे ने भी खाया, तीसरे ने भी खाया, चौथे ने भी खाया, लेकिन पांचवें ने वो सैलेड नहीं खाई। 4 बीमार पड़ गए, एक बीमार नहीं हुआ। जिसने सैलेड नहीं खाई वो बीमार नहीं हुआ। तो अब यहां से यह बात हासिल होती है कि सैलेड इज द काज दैट मेड द पोर पर्सन्स सिक, ठीक है। ये सैलेड क्या है, वही काज है, ठीक है। तो यहां पर भी यही मिसाल कुछ इस तरह लिखी गई है कि सपोज सेवरल पीपल एट एट अ वेडिंग banquet, get food poisoning, all of them at the same seafood dish. The common factor eating seafood suggests it may be the cause of food poisoning, ठीक है। या एक मिसाल, साइंसी मिसाल दे दूं कि विटामिन सी, एक शख्स को आपने देखा विटामिन सी की कमी थी, डिफिशियंसी थी, तो उसको स्कर्वी है। दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, पांचवे को देखा, तो फिर आप इस कंक्लूजन या एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं कि विटामिन सी डिफिशियंसी काजेस स्कर्वी, ठीक है। कि स्कर्वी की जो बीमारी है वो विटामिन सी की कमी की वजह से आती है, ठीक है। तो इस तरह आप एक चीज की काज तक पहुंच पाते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस, आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। दो इंस्टेंसेस हैं, एक के साथ एक वाक्य होता है, दूसरे के साथ नहीं होता, डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस से आपको यह पता चल जाता है कि काज क्या है। मिसाल के तौर पर एक प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट है, आपने दो चीजों में रखी, एक एक को आपने सनलाइट तक एक्सपोज कर दिया, दूसरे को आपने एक डार्क प्लेस में रख दिया। तो जो सनलाइट को एक्सपोज है वो ग्रो कर गया, जो डार्क प्लेस में है जिसको सनलाइट नहीं पहुंचा वो मर गया। तो आप इस डिफरेंस को देखकर कि जिसको सनलाइट मिलता है वो ग्रो कर जाता है, दूसरा इंस्टेंस जिसको सनलाइट नहीं मिलता वो ग्रो नहीं करता, लिहाजा जब ये डिफरेंस क्रिएट होगा तो फिर जो है सनलाइट जो है ग्रोथ का काज है, ठीक है। इसी तरह एक मिसाल, साइंसी मिसाल दे दूं, लुइस पास्चर ने स्टेरिलाइज ब्रॉथ उठाया, एक को ओपन जगह पर रख दिया, दूसरे को सील कर दिया, ठीक है। सूप कह ले, एक सूप उसने उठाया, रखा, सूप खराब हुआ जो ओपन था, दूसरा जो उसने सील किया हुआ था वो खराब नहीं हुआ, फ्रेश रहा। तो इस डिफरेंस से लुइस पास्चर ने यह नतीजा अखज किया, द डिफरेंस एक्सपोजर टू एयर रिवील द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड स्पॉइलेज, कि जब एक चीज आप ओपन रख देते हैं तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और वो आपके फूड को खराब करते हैं, जाया करते हैं। और ये ओपन रखना जो है ये काज है फूड खराब होने का। अच्छा, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, एक मेथड जिसके जरिए आप एक काज तक पहुंचते हैं वो है कि मेथड ऑफ एग्रीमेंट और डिफरेंस। ये इसमें आप दोनों यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लास है ए, दूसरा क्लास है बी। क्लास ए को आप पढ़ा रहे हैं,
इंटरेक्टिव लेक्चर्स के जरिए कि टीचर आता है और स्टूडेंट्स के साथ बातें करता है और इंटरेक्शन होती है। दूसरा है कि पैसिव लर्निंग है, जैसे अब हमारी है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट्स चुप होकर सुन रहे हैं। ठीक है, ये पैसिव लर्निंग है। तो जो इंटरैक्टिव लेक्चर्स हैं क्लास ए में, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गया। क्लास बी का परफॉर्मेंस जो है वो कम हो गया, खराब हो गया, अंडर परफॉर्मेंस है उसकी। तो नतीजा ये निकलता है कि क्लास बी जो है वो इसलिए अंडर परफॉर्म कर गए कि इनका मेथड जो था वो पैसिव लर्निंग था, लिहाजा वो तरीकाकार ठीक नहीं है। फिर आप क्लास ए का तरीकेकार क्लास बी पर अप्लाई करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। तो आपको पता लग जाता है कि इंटरैक्टिव लेक्चर्स जब होते हैं तब क्लास की परफॉर्मेंस बढ़ती है। साइंसी मिसाल दूं एक और, वो ये है कि स्मोकिंग जो है, हम कहते हैं कि दैट काजेज लंग कैंसर, कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं वहां से लंग कैंसर आता है। ठीक है, मोस्टली यहां से आते हैं, तो इस पर एग्रीमेंट है। लेकिन कुछ डिफरेंस भी मौजूद हैं, कुछ लोग स्मोकिंग नहीं भी करते तो वहां पर भी जो है लंग कैंसर पाया जाता है। लेकिन वो फिर आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि वो बकदरे कम है। ऐसा नहीं है कि नन स्मोकर्स को भी लगती है तो स्मोकिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेथड ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब है कि बाकी मांदा, जो चीजें बाकी रह जाती हैं, तो आप एक चीज का काज मालूम करते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज अनएक्सप्लेन्ड या बाकी रह जाती हैं तो वही फिर काज भी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गाड़ी थी, यहाँ मिसाल मैंने कुछ और लिखी है लेकिन आसानी के लिए, हमारे पास गाड़ी थी। ठीक है, और उसने जो है उसमें खराबी आ गई। हमने टायर्स देख ले, ठीक थे। स्टेयरिंग वगैरह देख ली, ठीक थे। ठीक है, क्लच और जो एक्सेलेरेटर वगैरह होते हैं वो भी ठीक थे। इंजन देखा, वो भी ठीक थे। मिस्त्री के पास गए, वो भी इधर उधर चीजें देखता रहा, वो भी ठीक थे। ठीक, जब सब कुछ देख लिया तो सिर्फ एक चीज बच गई कि गाड़ी का जो धुआं निकल रहा है क्यों है। तो उसने कहा कि जनाब हमने सब कुछ चेक कर लिया, वो ठीक है। जो बाकी मसला रहता है वो इसका लुब्रिकेंट ऑयल है। तो लुब्रिकेंट ऑयल आप इसका चेंज कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ था। ठीक है, ये तो मैंने पर्सनल मिसाल दे दी। होता यूं है कि आप एक काज सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। एक बात पर पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि हाँ जो बाकी है वो इस वजह से है। एक और मिसाल यहाँ पर इकोनॉमिक्स की दे देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, और वो ये है कि सपोज एक कंपनी है या आप हैं, 10,000 डॉलर आपने कमा लिए और जो आपने एक्सपेंसेस देख लिए, ठीक है, वो 8,000 है। इसका तो आपको पता है कि ये 8,000 कहाँ से आ गए, 10,000 कहाँ से आ गए। अब ये जो 10,000 से आप 8,000 माइनस करते हो तो 2,000 जो है आप आपने कहाँ खर्च किए या कहाँ से कमाए, इसके सोर्स आपको पता नहीं है। तो फिर आप इसको नाम दे देते हैं अनएक्सप्लेन्ड सोर्स। ठीक है, और फिर यही फिर वो डिफरेंस या काज जो है होता है आपकी परेशानी का। जैसे कि गाड़ी की मिसाल मैंने दी कि सब कुछ ठीक था तो लुब्रिकेंट ऑयल जो है उसने कहा कि लुब्रिकेंट ऑयल ही जो है काज है इस गाड़ी की खराबी का। अच्छा, मेथड ऑफ कंकॉमिटेंट, इसमें अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम कहते हैं कि ये बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यही तरीकेकार हम ये 5 उसूल ऐसे हैं जिसके जरिए आप एक खास इल्म हासिल करते हैं, एक चीज की काज की तरफ पहुंचते हैं। अब आपने एक्सीडेंट कर लिया तो अब उसका काज आपको मालूम नहीं है, तो फिर इन 5 तरीकों में से एक भी इस्तेमाल करें तो आपको जो है वो पता लग जाएगा आसानी से। इंपेरिकल अप्रोच टू नॉलेज। अच्छा, अब ये मिल्स का तरीकेकार क्या है? ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व कर लें, फिर तजर्बात कर लें, फिर एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दें, जैसे अभी मैंने सारी की सारी मिसालें दे दी। ठीक है, और उसकी मिसाल आप चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है,
थियरी ऑफ इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन किस तरह होता है, तो डार्विन ने तो हजारों किस्म के एनिमल्स देखे, उसके अकसाम देखे, जगह देखी, ठीक है, उसके बाद जो है थियरी ऑफ इवोल्यूशन उसने दिया। ठीक है, तो ये इसकी एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। अच्छा, इस मेथड का फायदा क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? एक ये है कि ये सिस्टमैटिक है, इसने बस आपको 5 उसूल दे दिए तो सिस्टमैटिक हो गया। ब्रॉड एप्लीकेशन है, आप इसको साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो है, ये आपको काजिस के एक चीज का जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है उसका काज क्या है, जब आपको एक चीज के काज का पता होगा तो उसके इफेक्ट का भी पता होगा। ठीक है, जैसे कि शुरू में कोरोना वायरस आया, लोग बीमार होने लगे, तो लोगों को पता नहीं था कि ये कहाँ से आया, फिर ये लोग उसके काज के पीछे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और आखिर में कहा कि जनाब ये तो एक नई किस्म की वायरस है, जिसको इन लोगों ने कोविड-19 का नाम दिया। ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंस ऑन ऑब्जर्वेशन, ये इसके लिमिटेशंस हैं, मतलब फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, कि सब कुछ ऑब्जर्वेशन से नहीं होता, सब कुछ आंखों से नहीं आता। सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीविंग, कि हम एक चीज आंखों से देख लेते हैं, लेकिन ये हमारी आंखें हमें धोखा दे देती है कभी कभार। ठीक है, मिराज ये फिजिक्स में से एक मिसाल है कि आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, तो सामने आपको पानी नजर आएगा दूर, लेकिन जब आप करीब पहुंचते हैं तो वहां पर पानी नहीं होता। तो एक मिसाल है कि ऑब्जर्वेशन जो है, आपकी आंखें आपको धोखा दे देती हैं। फिर अगर आप देख ले, जैसे कि एआई हो गया, कंप्यूटर हो गया, साथ में ये लैपटॉप वगैरह, ये आपका मोबाइल, ये सब कुछ ये ऑब्जर्वेशन से नहीं, ये आपकी सोच से बनता है। ठीक है, तो वहां पर रैशनलिस्ट काम करे। मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स जो है उसके लिए आपने अपने सेंसेस यूज नहीं करने, अपनी जहन यूज करनी है, तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन से नहीं आता, हर एक इल्म ऑब्जर्वेशन से नहीं आता। जनरलाइजेशन कभी कभार हम ऐसे कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं जो कि गलत हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी गाड़ी की मिसाल दी कि वो लुब्रिकेंट ऑयल, लेकिन हो सकता था कि लुब्रिकेंट ऑयल भी सही हो। ठीक है, कोई और मसला भी हो सकता था उसमें। डिफिकल्टी विथ कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाए तो वहां पर फिर ये मसाइल आते हैं। अच्छा, कंपैरिजन, बेकन का मेथड कल मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो अभी जो है इसकी कंपैरिजन भी कर लेते हैं। बेकन ने हमें डेटा कलेक्शन का एक तरीकेकार दिया, ठीक है, और इंडक्टिव मेथड का तरीकेकार दिया, लेकिन इसके उसूल नहीं दिए। मिल ने हमें वो उसूल भी दिए और वो टूल्स भी दिए जिसके जरिए हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं और इल्म हासिल कर सकते हैं। सो मिल्स इंडक्टिव मेथड remains a cornerstone of scientific reasoning, bridging the gap between observation and theory. Its systematic nature has been instrumental in advancing both natural and social sciences, fostering a deeper understanding of causal relationships. और मिल आपको बताते हैं, to know a cause is to predict इट्स इफेक्ट्स। अगर आपने एक चीज का इफेक्ट देखना है तो फिर काज के बगैर इसका इफेक्ट नहीं देख सकते। काज लाजमी है, आप पहले काज की तरफ जाएं, काज का पता लग गया तो इफेक्ट का भी खुद जो है फिर लग जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी तरफ से इतना ही काफी है।